नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ +2 की हिंदी की पुस्तक अंतरा के साथ, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं रामविलास शर्मा जी का निबंध यथास्मै रोचते विश्वम। इससे पहले कि हम निबंध पढ़ें, मैं इसके संबंध में आपको संक्षिप्त जानकारी दे देती हूँ। यथास्मै रोचते विश्वम नामक निबंध जो है रामविलास शर्मा जी के निबंध संग्रह विराम चिन्ह से लिया गया है। इसमें उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उसे उसके कवि कर्म के प्रति सचेत किया है। लेखक के अनुसार साहित्य जहाँ एक ओर मनुष्य को मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, वहीं उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। 15वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य के अध्ययन मूल्यांकन के लिए रामविलास शर्मा जी ने इसी जनवादी साहित्य चेतना को मान्यता दी है। तो लीजिए, प्रस्तुत है यथास्मै रोचते विश्वम। प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए किसी ने बहुत ठीक लिखा है, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। यानी कवि को जैसे रुचता है वैसे ही संसार को बदल देता है। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात ही न उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही होता तो वह प्रजापति का दर्जा न पाता। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे और अफलातून ने असार संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा था। लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा कि उसमें मनुष्य जैसे हैं उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं, तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया था। और जब वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है, तब नारद ने पहले यही कहा, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिताः गुणा। यानी दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं किया था। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि वाल्मीकि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित न किया था, वरन प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती है। हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। जिन रेखाओं और रंगों से कवि चित्र बनाता है वे उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरे हुए होते हैं। और चमकीले रंग और सुघर रूप ही नहीं, चित्र के पार्श्व भाग में काली छायाएं भी वह यथार्थ जीवन से ही लेता है। राम के साथ वह रावण का चित्र न खींचे तो गुणवान, वीर्यवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़ व्रत, चरित्रवान, दयावान, विद्वान, समर्थ और प्रियदर्शन नायक का चरित्र फीका हो जाए और वास्तव में उसके गुणों को प्रकाशित होने का अवसर ही न आए। कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो यह भी बताता है कि विश्व से उसे असंतोष क्यों है। वह यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रुचता है जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। उसके चित्र के चमकीले रंग और पार्श्वभूमि की गहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई हैं। इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, वह उसमें आशा का स्वर भी सुनता है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत ही न पड़ती।
उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही हैं। मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। कभी जब विधाता पर साहित्य रचता है, कभी जब विधाता पर साहित्य रचता है, तब उसे भी मानव संबंधों की परिधि में खींच लाता है। इन मानव संबंधों की दीवार से ही हैमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिंजरे में पंख फड़फड़ाने लगे, सीख चेतोड़ बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो उठता है। वह समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहग से क्षुब्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहग के परों में नई शक्ति भर देता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंब न रहकर उसे समेटने, संगठित करने और उसे परिवर्तित करने का अजेय अस्त्र बन जाता है। 15वीं-16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने यही भूमिका पूरी की थी। सामंती पिंजड़े में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए उसने वर्ण और धर्म के सींकचों पर प्रहार किए थे। कश्मीरी ललद्यत, पंजाबी नानक, हिंदी सूर तुलसी मीरा, कबीर, बंगाली चंडीदास, तमिल तिरुवल्लुवर आदि आदि गायकों ने आगे पीछे समूचे भारत में उस जीर्ण मानव संबंधों के पिंजरे को झकझोर दिया था। इन गायकों की वाणी ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श कर उसे नए जीवन के लिए बटोरा, उसे आशा दी, उसे संगठित किया और जहां तहां जीवन को बदलने के लिए, संघर्ष के लिए आमंत्रित भी किया। 17वीं और 20वीं सदी में बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदी भारतेंदु, तेलुगु वीरेशलिंगम, तमिल भारती, मलयाली वल्लतोल आदि ने अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों के पिंजड़े पर फिर प्रहार किया। एक बार फिर उन्होंने भारत की दुखी पराधीन जनता को बटोरा, उसे संगठित किया, उसकी मनोवृत्ति बदली, उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित किया, प्रेरित किया। साहित्य का पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता। देखिए रामविलास जी क्या कहते हैं, साहित्य का पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता। वह मनुष्य को भाग्य के आसरे बैठने और पिंजरे में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता है। इस तरह की प्रेरणा देने वालों के वह पंख कतर देता है। वह कायरों और पराभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें समर भूमि में उतरने के लिए बुलावा जरूर देता है। कहा भी है, क्या कहा है? धाष्ट्य जननम उत्साह शूरमा ने नाम। भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती हुई हमारे साहित्य की यह गौरवशाली परंपरा है। इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृति, काम वासनाएं, अहंकार और व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार। अभी भी मानव संबंधों के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहग बंदी है। अभी भी मानव संबंधों के पिंजरे में भारतीय जीवन विहग बंदी है। मनुष्य गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजड़े की तीलियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तीलियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं, जो भारत भूमि में जन्म लेकर और साहित्यकार होने का दंभ लेकर मानव मुक्ति के गीत गाकर भारतीय जन को पराधीनता और पराभव का पाठ पढ़ाते हैं। ये दृष्टा नहीं हैं, इनकी आंखें अतीत की ओर हैं। ये सृष्टा नहीं हैं, इनके दर्पण में इन्हीं की अहमवादी विकृतियां दिखाई देती हैं। लेकिन जिन्हें इस देश की धरती से प्यार है,
इस धरती पर बसने वालों से स्नेह है, जो साहित्य की युगांतकारी भूमिका समझते हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। उनका साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है, उसे आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। उनकी रुचि जनता की रुचि से मेल खाती है और कवि उसे बताता है कि इस विश्व को किस दिशा में परिवर्तित करना है। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। वह ऐसा नकलची बन जाता है जिसकी अपनी कोई असलियत न हो। कवि का व्यक्तित्व पूरे वेग से तभी निखरता है जब वह समर्थ रूप से परिवर्तन चाहने वाली जनता के आगे कवि पुरोहित की तरह बढ़ता है। इसी परंपरा को अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा। धन्यवाद।